पश्चिमी उपनगर के एक पुराने अस्पताल में एक पुरुष नर्स लॉबी में चल रहा था। उस रात वह पहली बार नाइट शिफ्ट पर था। वह पूरी रात जरूरतमंद मरीजों की सेवा करेगा। उसका पहला मरीज एक बुजुर्ग महिला थी जिन्हें कैंसर का पता चला था। जब वह वार्ड में दाखिल हुई तो उसने देखा कि एक युवा महिला बिस्तर के किनारे बैठी है और उसके साथ बातें कर रही है। वह दवा को बिस्तर के पास ले गया और बूढ़ी महिला को समय पर दवा लेने की हिदायत दी। वह महिला मुस्कुराते हुए सिर उठाकर उसे धन्यवाद देती है। तो अगले दिन पुरुष नर्स ने फिर से रात की ड्यूटी की। वह एक और मरीज के लिए खाना देने गया। वह एक बुजुर्ग थे जिन्हें फेफड़ों की बीमारी थी। जब वह वार्ड में आया तो वह बहुत हैरान हो गया। वह युवा महिला भी यहां थी, समान रूप से बुजुर्ग के बिस्तर के पास बैठी थी और हंस हंस कर बात कर रही थी। पुरुष नर्स ने भोजन मेज पर रखा और बुजुर्ग को याद दिलाया कि इसे गर्म रहते हुए खा लें। बुजुर्ग और युवा महिला ने साथ में नर्स को धन्यवाद दिया। बाहर निकलने के बाद पुरुष नर्स के मन में आया कि केवल 2 दिनों में उस महिला के 2 रिश्तेदार अस्पताल में इलाज के लिए हैं। यह वाकई बहुत ही संयोग है। एक और दिन बाद पुरुष नर्स एक ल्यूकेमिया से पीड़ित लड़की को दवा देने गया और फिर उस महिला को पाया जो अब भी मरीजों के साथ हंसी मजाक कर रही थी। यह बात उसे बहुत जिज्ञासु बना रही थी, इसलिए उसने मरीजों के आराम के बाद उस महिला के लिए गलियारे में इंतजार किया। थोड़ी देर बाद महिला बाहर आई। वह गलियारे की बेंच पर बैठ गई। पुरुष नर्स उसके बगल में बैठा और पूछा, महिला, मैंने देखा है कि आप कई दिनों से अस्पताल में हैं। क्या वे मरीज आपके रिश्तेदार हैं? महिला ने कहा, हाँ, वे सभी हैं। ओह, मुझे खेद है, आपके इतने सारे रिश्तेदारों की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, यही कारण है कि मैं अस्पताल आया। उन्हें सांत्वना की जरूरत है। फिर पुरुष नर्स ने महिला की प्रशंसा की और कहा कि वह उनके साथ बहुत अच्छा है। वह उन्हें अच्छा महसूस कराता है। हर बार जब वह वहां होती है वे हमेशा खुशी से हंसती हैं। महिला, आप और आपके रिश्तेदार किस बारे में बात कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि वे आपके साथ हैं, हमेशा बहुत खुश और सहज रहते हैं। आप मुझे, जो एक नर्स हूँ, को शर्मिंदगी महसूस कराती है। मैं बस उन्हें दिलासा देता हूँ और बताता हूँ कि जल्द ही दर्द खत्म हो जाएगा और हम जल्द ही कहीं फिर से मिलेंगे। आदमी ने कहानी सुनकर बहुत चौंक गया। तुम्हारा जल्दी खत्म होने का क्या मतलब है? ये कुछ नहीं है, तुम जल्दी ही जान जाओगे। जो पुरुष नर्स ने अचानक महसूस किया कि यह महिला कुछ डरावनी है। इस समय महिला ने उसे अलविदा कहने के लिए हाथ हिलाया। देर हो चुकी है, मुझे चलना चाहिए। मुझे और रिश्तेदारों से मिलने जाना है। तो पुरुष नर्स को कुछ समय बाद जाकर इसका एहसास हुआ। ओह अच्छा, तो आप अपनी मर्जी करें। महिला धीरे धीरे अपनी सीट से उठी और पीछे मुड़ी, जिसमें उसके सिर के पीछे एक बड़ा छेद था। फिर उसने पलटकर पुरुष नर्स की ओर इशारा किया। तुम्हारा समय भी बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। मेरे दोस्त एक विकृत व्यक्ति थे। उनकी विकृति ने उनकी जान ले ली। 1 महीने पहले उन्होंने ग्रुप में संदेश भेजा था कि वे यूरोप जाकर ऑनलाइन दोस्त से मिलने वाले हैं। हालांकि हम सभी सोचते थे कि वह शेखी बघार रहा है, फिर भी हमने उसे शुभकामनाएं दी, ये सोचकर कि वह बाहर बहुत मजे करेगा। लेकिन 1 महीने बाद हमने उसका अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया। आप सोचते होंगे कि उसे किसी ऑनलाइन दोस्त ने लूटा और मारा, लेकिन सच तो यह है कि वह घर से बाहर ही नहीं निकला था। आप लोग सोचते हैं कि उसकी हत्या कर दी गई। हत्यारे ने उसके फोन से संदेश भेजकर घटना को भ्रमित किया। वास्तव में ऐसा भी नहीं था। ठीक 1 महीने बाद जब उसने कहा था कि वह किसी ऑनलाइन दोस्त से मिलने जा रहा है, मैं उससे संपर्क नहीं कर पा रहा था। इसलिए मैंने उसके घर के पास रहने वाले एक और दोस्त से कहा कि वह उसके घर जाकर देखे कि वह वापस आया है या नहीं। लेकिन जब दोस्त उसके घर गया तो पाया कि मेरा वह विक्षिप्त दोस्त पहले ही घर में मर चुका था। उसने यात्रा पर जाने से पहले नहाने का सोचा, लेकिन जब वह नहा रहा था तभी दरवाजे पर खड़ी साइकिल गिर गई और बाथरूम का दरवाजा अटक गया। जब वह बाहर निकलना चाहता था तो दरवाजा खोल नहीं सका। इसी तरह मेरा वह दोस्त बाथरूम में 1 महीने तक फंसा रहा, जब तक कि तेल खत्म नहीं हो गया और रोशनी बुझ नहीं गई। 3 बजे मैं बिस्तर पर करवटें ले रहा था और नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बालकनी में जाकर एक सिगरेट जलाई। मैंने देखा कि सामने की इमारत की सारी बत्तियां बंद थीं। केवल मेरी खिड़की के सामने वाली खिड़की की बत्ती जल रही थी। अंदर हल्के से एक पुरुष और एक महिला को आमने सामने खड़े देखा। ऐसा लग रहा था कि वे बहस कर रहे थे। उनके बीच से कभी कभी चिल्लाने की आवाज आ रही थी। अचानक उस आदमी ने उस औरत को उठाकर बालकनी से नीचे फेंक दिया। भयानक चीख के साथ वह औरत जोर से जमीन पर गिरी। मैंने एक जोर की आवाज सुनी। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि वास्तव में कोई व्यक्ति मेरे जैसा बिल्कुल दिखता है, और वह एक हत्यारा था। मैं सीधे जमीन पर गिर पड़ा। बेडरूम में सो रही पत्नी शोर सुनकर बाहर भागी। हत्यारा निश्चित रूप से हमारी खिड़की पर नजर गड़ाए हुए है।
फिर मैं पर्दे के पीछे छिपकर कांपता हुआ पुलिस को फोन किया। कुछ ही देर में पुलिस आ गई, लेकिन उन्होंने फेंकी गई महिला की लाश नहीं पाई। इतना ही नहीं, जब उन्होंने सामने वाले घर की तलाशी ली तो वहां एक पुरुष और एक महिला बिल्कुल सुरक्षित थे। पुलिस ने मुझे बुरी तरह डांटा और फिर वापस चली गई। ये कैसे हो सकता है? मैं बिल्कुल स्तब्ध था। पत्नी ने मुझसे कहा, तुम बस हाल ही में पदोन्नति मूल्यांकन के दबाव की वजह से बहुत तनाव में हो। उस आदमी ने एक औरत को बालकनी से फेंक दिया और मैंने नीचे लाश भी देखी। ठीक है, ज्यादा मत सोचो, शांत हो जाओ और एक गिलास पानी पी लो। ये कहकर पत्नी ने मुझे एक कप गुनगुनी ग्रीन टी दी। ये चाय मैं इस दौरान अक्सर पीता रहा हूं, क्योंकि कुछ समय पहले स्वास्थ्य जांच में बताया गया कि मेरे लीवर और किडनी में थोड़ी समस्या है। बतौर नर्स पत्नी ने कहा कि इस चाय का सेवन करने से ठीक होने में मदद मिलती है। उस रात का दृश्य मेरे दिमाग में गहराई से छप गया। बहुत लंबे समय तक मैं वही भयानक सपना देखता रहा। सपने में एक ऐसा आदमी दिखाई देता है जो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है, एक खोपड़ी टूटी हुई महिला की लाश, और वह आदमी मुझ पर चिल्ला रहा है। इस साल के बाद मेरे लीवर और किडनी की समस्या बहुत गंभीर हो गई है। लगभग सामान्य रूप से काम करना खो चुके हैं और जीवन पर भी गंभीर असर पड़ा है। 7 साल पहले मैंने जो हत्या घटना देखी थी, सब कुछ वहीं से शुरू हुआ। मैं आईने के सामने खड़ा होकर अपने दिन ब दिन खराब होते हालात को देख रहा था और अचानक देखा कि आईने में एक ऐसा व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो मेरे जैसा दिखता है, लेकिन उसके हाव भाव और क्रियाएं अलग थीं। मुझे यकीन नहीं था कि यह भ्रम था या कुछ और इसे लेकर उलझने की ताकत भी नहीं थी। मुझे एक एक दिन नीचे गिरते देख मेरी पत्नी दुखी और बेचैन हो जाती थी और अक्सर चुपचाप रोती थी, लेकिन उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। वह अक्सर मुझे अपने काम करने वाले अस्पताल में जांच के लिए ले जाती थी। मैं अक्सर सोच नहीं पाता था कि अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरी प्यारी पत्नी अकेली रह जाएगी। हर दिन का अधिकांश समय मैं केवल बिस्तर पर लेटे रह सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता। एक दिन पत्नी अभी तक नहीं लौटी थी। मुझे फिर से गंभीर पेट दर्द होने लगा, इसलिए मुझे तीव्र दर्द सहते हुए खुद ही उठकर दवाई खोजनी पड़ी, लेकिन पाया कि दवाई घर में खत्म हो चुकी थी। पर अब मैं सच में दर्द से परेशान था। तभी अचानक याद आया कि हर बार जब पत्नी मुझे वह चाय देती है तो मुझे थोड़ा अच्छा महसूस होता है, इसलिए मैं पेट पकड़कर फिर से रसोई में वह चाय की पत्ती खोजने गया। जैसे ही मैंने एक घूंट लिया, मुझे झटका लगा। इसका स्वाद आमतौर पर पत्नी जो मुझे देती थी उस हरी चाय से बिल्कुल अलग था। क्या यह वही नहीं है? मुझे रसोई के विभिन्न अलमारियों में फिर से ढूंढना पड़ा। जब मैं रसोई में प्रवेश किया तो मेरी पत्नी ने मुझे रहस्यमय तरीके से बाहर खींच लिया। पत्नी के अजीब व्यवहार को सोचते हुए और आंखों के सामने इस चीनी की बोतल में इतनी गहरी एंटीफ्रीज देखकर मुझे अचानक भय महसूस हुआ। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने अभी बनी चाय में कुछ बूंदे एंटीफ्रीज की डाली, एक घूंट लिया और चखा। स्वाद वाकई में वैसा ही था जैसा मैं सामान्यतः पीता हूँ। क्या मेरी पत्नी इतने लंबे समय से मुझे यही चीज पिला रही थी? यह तो जानलेवा चीज है। जब तक पत्नी वापस नहीं आई, मैं दूसरी अस्पताल में चेकअप करवाने गया। डॉक्टर मेरी स्थिति देखकर बहुत हैरान हुए। तुम्हारे शरीर के कई अन्य अंग भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। डॉक्टर ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा कि तुम्हारे लक्षण इतने स्पष्ट हैं कि कोई भी अस्पताल पूरी जांच करने पर इसे पा सकता है। अब मुझे और भी यकीन हो गया कि यह सब मेरी पत्नी और उनके अस्पताल के उस डॉक्टर का षड्यंत्र है जो मेरा परीक्षण कर रहा था, मुझे धोखा देने के लिए। इसे सोचते ही मेरा मन मिश्रित भावनाओं से भर गया। उस रात जब पत्नी नाइट शिफ्ट के बाद वापस आई और हमेशा की तरह मुझे एक कप ग्रीन टी ला कर दी। मुझे पता था वह क्या है। मैंने उनसे कहा कि मैं थोड़ा रुककर पीऊंगा, तुम पहले जाओ नहाने। ये सुनिश्चित करने के बाद कि वो चेंजिंग रूम में गई है, मैंने चुपचाप उस कप हरी चाय को सिंक में खाली कर दिया और दरवाजे के पीछे चुपचाप छिप गया। मैंने देखा कि पत्नी किसी से धीरे धीरे फोन पर बात कर रही थी। वह धीरे से कह रही थी, जल्दी मत करो, अधिकतम 2-3 महीने में वह मर जाएगी, हम अच्छे दिन बिता सकते हैं। इतने लंबे समय तक मेरा इंतजार करने के लिए धन्यवाद बेबी। अब वह किसी के साथ मिलकर साजिश रच रहा था। उसने पहले से ही मेरी मौत की योजना बनाई थी और मेरे नाम पर भारी बीमा लिया था ताकि मेरे मरने का इंतजार कर सके। वह मुआवजा लेकर अपने प्रेमी के साथ मौज मस्ती कर रहा है। मैं निराश होकर बिस्तर पर लेटा हूँ, गुस्से से भरा हुआ हूँ। पत्नी ने नहाना खत्म कर लिया है और जैसे ही वह बेडरूम में आई, मैंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक किया। मैंने उसे मेज पर कप को इधर उधर करते सुना, जैसे वह जांच रही हो कि मैंने वह चाय पी है या नहीं। क्या एक चालाक औरत है? थोड़ी देर बाद मैंने उसकी गहरी सांसों की आवाज सुनी। शायद वह सो चुका था। ही मरने का इंतजार तो नहीं कर सकता था। मुझे फौरन पुलिस को सूचित करना चाहिए या पहले सबूत जुटाने चाहिए। सोच विचार के बाद मैंने सबसे मूर्खतापूर्ण तरीका चुना। मैंने सीधे उसके सामने जाकर बात करने और सब साफ साफ पूछने का फैसला किया। सुबह होने पर मैंने उसे नींद से जगाया और उसे लिविंग रूम में बुलाया। आधी नींद में जागी पत्नी के चेहरे पर उलझन थी। मैंने अत्यधिक आक्रोश के साथ कहा, मैंने इस जीवन में पूरी निष्ठा से तुमसे प्रेम किया, लेकिन क्यों तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं? इस सीधे सवाल से पत्नी के चेहरे पर घबराहट आ गई, लेकिन वह तुरंत मासूमियत से बोली, प्रिय तुम क्या कह रहे हो? मैंने कहा कि मैंने पता लगा लिया है कि तुम चाय में कार की एंटीफ्रीज मिला रही थी ताकि मुझे बिना सबूत के मार सको क्या? उसने अब भी एक मासूमियत भरा चेहरा बनाए रखा, ये दावा करते हुए कि उसे पता नहीं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने उससे कहा कि मासूम बनना छोड़ दो। अगर मैं अभी पुलिस को फोन करूं और उन्हें तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड की जांच करने को कहूं तो तुम्हें क्या लगता है कि वे क्या पता लगाएंगे? तुमने मुझे बहुत लंबे समय से नजरअंदाज किया है। मैं पहले से ही तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। मैंने बेबस होकर कहा।
सकते थे कि अगर नहीं चलता तो हम तलाक ले सकते हैं। मुझे मारने की जरूरत नहीं थी। उसने लालच से कहा, इतना आसान नहीं है, तलाक के बाद सिर्फ मेरी थोड़ी सी तनख्वाह से मैं कैसे जीऊंगा? मुझे आपके बीमा की रकम की जरूरत है। आप मुझसे नफरत मत करो, इसे आपकी लंबे समय से मेरी अनदेखी का मुआवजा समझो। वैसे भी आप मरने वाले हैं, कम से कम जो जिंदा हैं उन्हें तो अच्छा जीने का हक है ना? तुम कहते हो कि तुम मुझे पूरे दिल से प्यार करते हो, तो तुम्हारे मरने के बाद मुझे कुछ सुरक्षा देना भी तो सही है। ये कैसी पागलपन की बात है? मैंने तुरंत उसके गले को जोर से पकड़ लिया। ये सोचते हुए मैंने सिर उठाकर सामने देखा। सच में सामने की उसी मंजिल पर एक व्यक्ति था जिसकी नजरें मुझसे मिलीं, जो बिल्कुल मेरे जैसा ही दिखता था। क्या वह 7 साल पहले का मैं नहीं था? मैंने पूरी ताकत से उसे चिल्लाकर पुकारा, लेकिन आवाज वहां तक पहुंच ही नहीं पाई। जल्दी ही हवा में विलीन हो गई।